नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन टच वारनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़। पुलिस ने टीटी परीक्षा में नकल कराने के लिए बड़ी गैंग का खुलासा करते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2,70,000 कैश और 48,50,000 के 6 चेक बरामद किए हैं। गिरफ्तार लोगों में 7 कॉलेजों के प्रबंधक, उनके स्टाफ के अलावा DIOS कार्यालय के क्लर्क भी शामिल हैं। इसके अलावा रामपुर जिले से आजमगढ़ में आकर नेटवर्क बनाने वाले भी कुछ लोग गिरफ्तार हैं। 2 4 पहिया वाहन भी पकड़े गए। पुलिस अधीक्षक ने रानी की सराय थाने में खुलासा कर बताया कि 6 लोगों की अभी और तलाश है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती को लेकर आयोजित होने वाले टीटी की एक दिन पूर्व रविवार को पूरे प्रदेश भर में परीक्षा हुई थी। आजमगढ़ में भी 2 पारियों में 98 और 66 केंद्रों पर एग्जाम हुए थे, लेकिन आजमगढ़ में पहले से ही नकल गैंग सक्रिय हो गया था और जितने भी सेंटर बने थे उनके प्रबंधकों को मिलाने की कोशिश हुई थी। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के बाबू धमेंद्र उर्फ बबलू राय समेत प्रमुख रूप से इसमें आजमगढ़ के सठियाव स्थित क्रॉस बेली के प्रबंधक सहर्ष राय उर्फ गोल्डी राय, बदुली के मॉडर्न इंटर कॉलेज के प्रबंधक वेद प्रकाश यादव, लचिरामपुर के नारायण पब्लिक स्कूल के मैनेजर देवेंद्र यादव, सिटवल के महात्मा इंटर कॉलेज के प्रबंधक हरेंद्र यादव, बाबू अरविंद यादव, आहोपट्टी के आजाद इंटर कॉलेज के प्रबंधक इंद्रेश यादव, जीएनपुर स्कूल के प्रबंधक कमलेश कुमार, आजमपुर के हरीश चंद्र इंटर कॉलेज के प्रबंधक सूर्य प्रकाश यादव, अध्यापक धमेंद्र यादव, बाबू हरेंद्र यादव समेत अन्य शामिल हैं। एसपी ने बताया कि विस्तार से इन लोगों से पूछताछ की गई। प्रति कैंडिडेट करीब 1.5 लाख रुपए लिया गया था और जिनका बाकी था उनकी ओरिजिनल मार्कशीट रखवा ली गई थी ताकि वो भाग न पाए। उनकी योजना ये थी कि परीक्षा केंद्र पर एक पेपर की कॉपी निकालकर और उसकी आंसर शीट बनाकर संबंधित अभ्यर्थियों को पहुंचाना था। पुलिस को एग्जाम से पहले ही इनका सुराग लग गया, इसलिए चुपचाप कार्रवाई की गई। एक दिन पूर्व ही DMSP ने कई विद्यालयों में पहुंचकर छापेमारी की थी और कई विद्यालयों में फोटोस्टेट मशीन, कंप्यूटर स्कैनर सक्रिय पाए गए। इसके अलावा कई स्कूलों में खाली कक्ष भी मिले थे। इसको लेकर भी FIR दर्ज कराई गई। कुल मिलाकर शासन प्रशासन की लाख कार्रवाई के बाद भी नकल गैंग के हौसले बुलंद है। पिछली बार 28 नवंबर को भी पेपर एग्जाम से पहले ही आउट होने के चलते परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन इस बार भी एग्जाम तो हो गया, लेकिन जांच का विषय है कि क्या गैंग प्रशासन के सुरक्षा के चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब हो पाया था कि नहीं। जैसा कि आप सब अवगत हैं, कल 23 तारीख को TET की परीक्षा थी, जिसके संबंध में पूरे जनपद में सूचना संकलन किया जा रहा था। इसी सूचना के क्रम में आज पुलिस के द्वारा 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 2,70,000 कैश बरामद हुआ है, 48 लाख के 6 चेक बरामद हुए हैं और 7 स्कूल से रिलेटेड इसमें लोग हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके यहाँ काम करने वाले क्लर्क हैं, एक DIS ऑफिस के बाबू भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। काफ़ी लोग रामपुर से आए हुए गिरफ्तार हुए हैं, जिनका एक रैकेट था जो बाकायदा पूरा पैसा कलेक्ट करके और अलग अलग सेंटर्स पे अपनी सेटिंग करके उसके बाद TET की परीक्षा में चीटिंग का काम किया करते थे। इनसे बहुत विस्तार में पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा इनका जो प्लान था वो था कि सेंटर पे जाके और किसी तरीके से पेपर जो क्वेश्चन पेपर है उसकी आंसर की डेवलप करके कैंडिडेट्स में वितरण करके और उन कैंडिडेट्स जिनसे इनके द्वारा पैसे की बातचीत है, पैसा लिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा कुछ मार्कशीट्स हैं जो एक सिक्योरिटी की तरह कैंडिडेट से लेके अपने पास जमा करा ली जाती थी कि अगर आप पैसा नहीं दोगे बाद में जो बकाया पैसा है तो ये मार्कशीट्स हम लोग वापस नहीं करेंगे। इनके पास से काफ़ी संख्या में एडमिट कार्ड्स भी बरामद हुए हैं। टोटल 22 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं। 6 लोग और हैं जो इसमें अभी फरार हैं। बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस कार्रवाई में SI ज्ञानचंद शुक्ला, जिनके द्वारा इस सूचना के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया, इनको मेरे द्वारा 20,000 रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया गया है और जो गिरफ्तारी करने वाली टीम है उनको पूरा 25,000 रुपये के पुरस्कार से मेरे द्वारा पुरस्कृत किया गया। किस तरह कार्रवाई की जाएगी जो लोग अरेस्ट हुए हैं इन पर? इनसे बहुत विस्तार में पूछताछ की जाएगी। जो इनसे जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, CDR एनालिसिस, इनके बहुत सारे हमारे पास कुछ गैलरी में इनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह इस तरह के हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे गैंगस्टर की कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी और इनके जो सेंटर्स हैं
जहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ रहती थी उनको ब्लैकलिस्ट कराने के लिए डीएम आजमगढ़ को भी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी और नकल माफिया के रूप में भी इन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। क्या ये नकल करा चुके थे या अभी कराने वाले? नहीं, नकल कराने के प्रयास में थे और क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही पूछताछ करके इस पूरे प्रकरण में लगभग टोटल 45 लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें से इन 22 लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया। जिन सेंटर्स पे पहले से डाउट था वहाँ एक्स्ट्रा लोगों की ड्यूटी लगा के और सारे अधिकारियों के द्वारा उनका भ्रमण करते हुए सुनिश्चित कराया गया कि कहीं भी किसी प्रकार की नकल ना की जा सके। सर, इनका रैकेट आजमगढ़ में है कि और जनपदों में इस तरीके का इन्होंने किया है? अब जैसा आप देख रहे हैं कि रामपुर से यहाँ आके काफ़ी संख्या में लोगों ने यहाँ आके इस रैकेट का पार्ट थे और पैसे का लेन देन किया था। इनके पास से डायरी और हिसाब किताब बरामद हुआ है। तो ये जाहिर सी बात है कि कई जनपदों तक इनका रैकेट फैला हुआ है और इसमें सबसे बड़ा कॉकस जो है वो जो स्कूल चलाने वाले हैं, जिनको जो सेंटर्स अपना करा लेते हैं, उनका सबसे बड़ा रैकेट है। इसीलिए इसमें स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर, क्लर्क्स और डीआईएस ऑफिस के एक बाबू, इन सब पे कार्रवाई करते हुए साथ साथ में ऐसे भी कैंडिडेट जिन्होंने पैसे का लेन देन किया था उनको भी गिरफ्तार किया गया। पर कैंडिडेट कितना अमाउंट इन्होंने निर्धारित किया? अभी तक की पूछताछ में 3 लाख रुपए की बातचीत आई है कि पर कैंडिडेट 3 लाख रुपए था। उसमें कुछ अमाउंट ये एडवांस में लेते थे और उस बाकी जो अमाउंट था उसकी सिक्योरिटी के रूप में कैंडिडेट की ओरिजिनल मार्कशीट 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, बीएड फाइनल ईयर छोड़ अपने पास रख लेते थे कि जब तुम हमारे बकाया पैसा दे दोगे तब हम तुम्हारी मार्कशीट वापस कर देंगे। सर, ये जो रामपुर जिले की पुलिस इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, आजमगढ़ की पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये रामपुर से यहाँ आए हुए थे, इस गैंग का पार्ट थे और ये कैंडिडेट्स को भी लेके आए हुए थे यहाँ पे उनका एग्जाम दिलाने के लिए। तो आजमगढ़ की पुलिस के द्वारा ही पूरी कार्रवाई की गई। ये गणतंत्र दिवस जनपद के लिए बेहद ही खास है। बिटिया दिवस पर आपको ये खुश खबर जनपद की ही वो बिटिया दे रही है जो अब किसी परिचय की मोहताज नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद की बिटिया जिया राय की, जो दिव्यांग होने के बावजूद तैराकी में कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। आपको बता दें, सगड़ी तहसील क्षेत्र के कटाई अलीमुद्दीनपुर गांव निवासी जिया राय को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय बाल खेल पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री को जिया के पिता मदन राय व उनकी माता रत्ना राय से वर्चुअल संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग प्रेरणा स्रोत के रूप में जिया राय का चयन किया था। जिया राष्ट्रीय तैराकी में 3 वर्ष लगातार प्रथम स्थान बनाने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला तैराक है। जिया ने 14 वर्ष की अवस्था में ही कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। रविवार शाम को जैसे ही सूचना मिली कि गणतंत्र दिवस पर आजमगढ़ की बिटिया को राष्ट्रीय बाल खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिया के घर पर कटाई अलीमुद्दीनपुर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जिया राय को क्षेत्र के लोगों ने बधाई दी। घर परिवार के लोगों ने बताया कि ओलंपिक में मेडल जीतना, इंग्लिश चैनल पार करना और देश के लिए सोने की बारिश करना जिया का स्वप्न है, जिसे वो पूरा करेगी। जी, साधना राय। साधना जी, क्या लगती है जिया की आप? मैं जिया की भतीजी, जिया मेरी भतीजी है, मैं बुआ लगती हूँ जिया की। आपकी भतीजी जो है उनको प्रधानमंत्री सम्मानित करने जा रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री ने किया, फिर प्रधानमंत्री जी सम्मानित करने जा रहे हैं। क्या कहेंगी, गाँव में कैसा माहौल है? माहौल का तो पूछिए मत, बहुत ही खुशी का माहौल हम लोगों के लिए तो कहा नहीं जा सकता। आज जिया ने क्या क्या सम्मान, इतना बड़ा सम्मान जिया के वजह से मिल रहा है सबको। और जिया की शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? उनके पिताजी क्या करते हैं? जी, जिया की शिक्षा दीक्षा तो मुंबई कोलाबा नेवी नगर से है और उनके पिताजी इंडियन नेवी अधिकारी हैं। जी। तैराकी में कहाँ से इनका शौक? बचपन से ही है शौक उसको। जाती थी स्विमिंग में तो और बच्चों से अलग ही थी वो, उसके तैरने का स्टाइल सब कुछ आम बच्चों से अलग था। इसलिए माँ बाप ने ध्यान दिया और माँ बाप के मेहनत के साथ साथ बच्चे के हौसला और इतना आगे बढ़ गई। क्या लक्ष्य है आगे? आगे तो ओलंपिक का लक्ष्य है और कहा नहीं जा सकता, शब्द नहीं है बयां के लिए। और हम सब बहुत ही खुश हैं। इतना बड़ा पुरस्कार मिलना कोई आसान बात नहीं है, बच्ची की मेहनत का फल है। ये उसके हौसलों की उड़ान है, वो कभी कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ती ही रहेगी। और बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं? और बच्चों को यही जी, गांव वालों के लिए और बच्चों के लिए यही संदेश है, जिसका बच्चा जिस लायक हो सब अपने अपने बच्चों को प्रोत्साहन दे और आगे बढ़ाए। बहुत खुशी है।
आप खिलाई हैं, उसको पढ़ाई हैं और शब्दों से बयान नहीं किया जा तो बच्ची इस मुकाम पे है। हम लोग की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत खुशी है बाबू, बहुत कांग्रेचुलेशन। कब से रुचि थी जिया को जो है इस रुचि बाबू जब उनका पापा जात रहा वहाँ तो वो साथे तैर जाती रही है, तैरत रहा उनका पापा, तो वो पीछे पीछे अपन जाते लिए तैरत लिए डूब जाई हलली, उसके बाद अपन करे लगली। पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो है सम्मानित किया, प्रधानमंत्री कर रहे हैं 26 जनवरी को, तो गांव में कैसा माहौल है? बहुत खुशी की बात है बाबू, आप बहुत बहुत धन्यवाद हो मोदी जी के, योगी जी के बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बेहिसाब बहुत ज्यादा है, हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते, ज्यादा व्यक्त करने में खुशी से आंखों से आंसू छलक जाते हैं कि आज हमारी पोती दिव्यांग होते हुए भी आज इस मुकाम पे। कितने साल की जिया हैं और कब से तैराकी में इनका रुचि हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और इनके पिताजी क्या करते हैं? जिया की उम्र इस समय करीब करीब 14 साल है, 14 साल कंप्लीट होने जा रही है। इसकी शिक्षा दीक्षा नेवल कॉन्वेंट स्कूल मुंबई से हुई है, जो महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इसके पिता इंडियन नेवी में अधिकारी हैं और वो बढ़िया तैराक थे, तो स्विमिंग पूल में डेली सुबह शाम उन लोगों का एक्सरसाइज के लिए जाना लगा रहता था। उसकी माँ भी अच्छा खासा तैरती है, इसका एक छोटा भाई है वो भी तैरते हैं, उसके साथ एक बच्ची भी जाती थी। तो इसकी रुचि साल 6 महीना जैसे नॉर्मली बच्चे तैरते हैं, ये भी तैराकी सीखी। बाद में इसकी कुछ अलग छवि आने लगी, तो इसके हाव भाव देख के फिर इंडियन नेवी ने काफी सपोर्ट किया, एक कोच दिया, वो कोच इसे पारदर्शी बनाया। फिर ये जब मुंबई डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट किया तो महाराष्ट्र स्विमिंग फेडरेशन ने अपनी व्यवस्था करके कोच देखे, इसकी प्रतिभा को और निखारा, और आज तो हम बहुत ही खुश हैं कि हमारी दिव्यांग पोती होते हुए भी इस मुकाम पे पहुंची है। क्या करते हैं इनके पिताजी? इंडियन नेवी में अधिकारी है। तो आज कैसा माहौल है गांव में? गांव में तो बहुत ही खुशी का माहौल है, पूरा गांव खुश है, और चूंकि यह कई बार रिकॉर्ड बना चुकी है, तो आज अब गांव इस उम्मीद से देख रहा है कि जिया कुछ गांव के लिए भी कर जाएगी साल 2 साल में, तो बहुत खुश हैं गांव वाले भी, और कि हमारे परिवार बहुत खुश हैं। हम लोग शब्द से हम लोग व्यक्त नहीं कर पाते, इतने खुश हैं, क्योंकि हमारी पोती दिव्यांग है, और दिव्यांग होते हुए आज इस मुकाम पे है, और आगे उसका टारगेट है कि देश के लिए हम, वो बोलती है देश के लिए सोने की बारिश करेंगे, और ओलंपिक खेलने के बाद इंग्लिश चैनल पार करेगी, यही उसका टारगेट है। और अभी मार्च में 2022 में भारत श्रीलंका का पहला इंटरनेशनल गेम है जिसमें वो इंडिया से पार्टिसिपेट कर रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को सकुशल संपन्न कराने के क्रम में रविवार को प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज बिंद कुमार मैहमरा द्वारा उपरोक्त परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने हेतु लगातार भ्रमणशील रहे। परीक्षा के दौरान श्री शिवा महाविद्यालय तिरही कप्तानगंज आजमगढ़ से फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जाने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर केंद्राध्यक्ष पर्यवेक्षक एवं उड़ाका दल व उमेश चंद्र राय, डॉक्टर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर मदन मोहन पांडे, प्राचार्य श्री शिवा डिग्री कॉलेज तिरही कप्तानगंज आजमगढ़ द्वारा एक परीक्षार्थी जो दूसरे के नाम पर अपनी फोटो लगाकर परीक्षा दे रहा था, मिलान में भिन्नता पाए जाने पर केंद्राध्यक्ष पर्यवेक्षक एवं अन्य उपरोक्त टीम द्वारा परीक्षा हाल में परीक्षा दे रहे आदित्य कुमार उर्फ सूरज कुमार से पूछताछ की गई। पूछताछ में परीक्षार्थी ने अपना नाम आदित्य कुमार उर्फ सूरज कुमार पुत्र धर्मनाथ महतो, जयनगर फरदाही थाना जयनगर जिला मधुबनी बिहार, वर्तमान पता मुसलहपुर थाना आलमगंज जिला पटना बिहार बताया, तथा ये बताया कि मैं अखिलेश यादव पुत्र कल्पनाथ यादव बरवा पोस्ट महनाजपुर जिला आजमगढ़ के प्रवेश पत्र पर उसकी फोटो की जगह पर अपना फोटो स्कैन कर लगाकर परीक्षा दे रहा था, जिसके बदले में मुझे बाद परीक्षा 15,000 रुपए मिलता।
कि परीक्षा में चेकिंग के दौरान फोटो मिलाने में मैं पकड़ा गया। मैं जिसके स्थान पर परीक्षा दे रहा था वही मुझे अपनी मोटरसाइकिल से लेकर आया था, जिसके संबंध में कक्ष निरीक्षक की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा परीक्षार्थी आदित्य द्वारा बताए गए स्थान पर प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज मैहमरा के साथ आरटीओ ऑफिस के पास से अखिलेश उपरोक्त को समय करीब 8:30 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति के नाम अपना अखिलेश यादव पुत्र कल्पनाथ यादव बरवा, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ बताया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराते हुए अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। आदित्य कुमार उर्फ सूरज कुमार पुत्र धर्मनाथ महतो, जयनगर फरदाही थाना जयनगर, जिला मधुबनी बिहार, हाल पता मुसलहपुर थाना आलमगंज, जिला पटना बिहार, व अखिलेश यादव पुत्र कल्पनाथ यादव बर्मा पोस्ट मेहनाजपुर, जिला आजमगढ़ बताया। उत्तर प्रदेश का आज स्थापना दिवस है, जिसे सोमवार को जनपद में भी हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। यूपी आज 71 साल का हो गया है। 24 जनवरी के दिन पिछले 4 सालों से यूपी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को ये नाम मिला था। वहीं पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पहल पर पहला दिवस मनाया गया था। आज यूपी का चौथा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जनपद में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जिलाधिकारी कार्यालय में ये प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने उद्घाटन किया। भारत की गौरवमयी विरासत, इतिहास व अनूठी संस्कृतियों के संगम की भूमि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर जनपद वासियों को बधाई देते हुए उन्होंने आयोजित कार्यक्रमों के बाबत विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें जनपद के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में उत्पादों पर 10% तक की छूट प्रदान की जा रही है। आज यूपी दिवस के अवसर पर पूरे जनपद में ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। आज एक प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है जो जनपद के ओडीओपी उत्पाद है, जिसमें मुबारकपुर का काम और हमारी ब्लैक पॉटरी का ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें ये लोग आज डिस्काउंट भी लोगों को दे रहे हैं और इससे एक और जहाँ जागरूकता भी आएगी और दूसरी ओर हमारे ओडीओपी उत्पाद का आगे प्रचार प्रसार भी होगा। और यूपी दिवस पर मैं आप सभी लोगों को आपके माध्यम से शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। हाँ, इसमें ये लोग 10% के डिस्काउंट देने की बात कर रहे हैं और इसको और प्रेरित किया जाएगा। सरकार भले ही गन्ना किसानों के हित में तमाम योजनाओं को लागू करने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित सटियाव चीनी मिल पर इस समय किसानों की भारी भीड़ लगी है। लाइन से दर्जनों गन्ना लदे ट्रैक्टर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसानों की सुविधाओं के नाम पर काफी कमियां हैं। किसानों को पर्ची जारी करने में तमाम समस्याएं हैं। पर्ची जारी होने के बाद जब किसान अपने गन्ने को कॉल करने के लिए ले जाते हैं तो उनके सामने और कई कमियां बताकर लौट आने का प्रयास किया जाता है। हालांकि काफी मान मनौवल और विरोध के बाद गन्ने को तो ले लिया जाता है, लेकिन कई किसान वापस लौटने को मजबूर होते हैं। तुम्हारा खाता बंद करवा देंगे। किसानों को चीनी मिल के अधिकारियों की तरफ से धमकी दी जाती है। गार्ड परेशान करते हैं। इसके अलावा गन्ना ट्रैक्टरों को ले जाने के लिए जो रास्ता है वो पूरा गड्ढा युक्त है, जिससे कई बार ट्राली के पलटने की संभावना बनी रहती है। किसान दूर दूर से यहाँ पर गन्ना लाख कर ले आते हैं, जिसको उनका खर्च काफी पड़ जाता है, लेकिन किसान की कमाई जस की तस रह जाती है। किसानों को पर्ची जारी करने के बाद 3 दिन के अंदर ही पहले गन्ना ले जाने के लिए कहा जाता था। काफी विरोध के बाद 13 दिन किया गया, फिर 8 दिन कर दिया गया। समस्या हमारी यह है कि जब से जो है हम पहले रेलवे क्रॉसिंग से नीचे होते हैं, पूरी रोड की हालात बहुत ख़राब है। बहुत से टालियाँ पलट चुकी हैं, खुद हमारी पलटी है। पलटने के बाद हम जो है वहाँ से 1200-1300 रुपये लदाई, 4000 तक तेल जला के आते जाते हैं सारा कुछ। उसके बाद टाली पलटने के बाद हम 2500-2600 रुपये यहाँ पे देते हैं, जो है रोड के कारण हमको देना पड़ता है दोबारा टाली लदवाने की वजह से, पलटने की वजह से। पहली बात तो हमारी रोड की समस्या हो गई। दूसरी बात ये हो गई, जब हम टोकन लगवाने आते हैं तो यहाँ पे कभी कभी टोकन पे भीड़ रहता है, तो कभी कभी हमारी पर्ची रिजेक्ट रहती है। तो उसके बाद हम ले जाते हैं, तो उसके बाद हम जब पर्ची का डेट बढ़वा के आएंगे तो दोबारा फिर हमारा पर्ची वही नीचे से कर देते हैं, सीरियल से। एक बार में 2-3 बार ऐसे मैं किया, नीचे से सीरियल पर्ची किए, जो कि हमारे 12 घंटे और लेट हुए। 100 गाड़ी में और पीछे गया। ऐसी ऐसी स्थितियों जो कभी कभी टाली पलट जाती है तो यहाँ के गार्ड भी नहीं सुनते।
और जब हम ट्रक के लाइन में आ जाएंगे तो प्रशासन बुला लिया जाएगा। क्या समस्या है? यही सब दिक्कत है। आपके सामने अभी ट्रक आया है, अभी ट्रक तुरंत घुसा दिया गया और हम अभी कल के आए हुए हैं, जो कि हमको 15 घंटा हो गया। 15 घंटा हो गया, अभी जो 100 गाड़ियां के पीछे थे मैं 100 टालियां नहीं पेरी गई। ये बताए आज की डेट की मैं स्थिति बता रहा हूँ। पहले ही अंदर ट्रक अभी आया, अभी आप सर आपके सामने ही अभी आया है, अभी अंदर घुसा दिया गया है देखिए। और अभी हम कल के हैं, अभी इसकी गुंजाइश नहीं की जा रही है कि टालियां खाली की जाएं, कोई मतलब नहीं है। 2 दिन हो गया है। तो क्या समस्या आ रही है कि आप 2 दिन से अभी यही चीनी मिल पर ही है? यही समस्या है कि मतलब मिल बहुत स्लो सब चलाते हैं और मतलब गन्ना घर से लेकर आने के बाद ना ये सब बहुत ज़्यादा कटौती करते हैं। गन्ना कहते हैं सब ले जाओ, तन को सूखा रहता है ना, सब कहते हैं ले जाओ घर, अपने घर वापस ले जाओ। तो रोड की मतलब फील्ड में बहुत रोड गड़बड़ है। गाड़ी लेकर आने पर मतलब हमेशा मतलब बहुत पलटी खा जाती है और रद्द हो जाती है। और क्या यहाँ के अधिकारी सुनते नहीं है? नहीं, यहाँ कर्मचारी अधिकारी कोई नहीं सुनता है। अगर कुछ मतलब हो जाता है ना तो जाते हैं सब सीसीओ साहब तो डांट कर भगा देते हैं। ट्रक वाला आया तुरंत चल गया। टाली को 2 दिन लग जाता है, 3 दिन लग जाता है। ट्रक वालों को तुरंत चल जाता है। ट्रक वाले तुरंत चल जाते हैं। ट्रक ज्यादा पेरते हैं, टाली वालों को कम। समस्या सर बहुत है यहाँ। पूरा इधर से पहले गाड़ी जाती थी, ये सब फिर गड्ढा मरा गया, इधर से गाड़ी बहुत पलट जाती है। देख ही रहे हैं कितना गड्ढा गुड्ढा है, पर्ची नहीं टाइम से मिल पाती है। गन्ना सूख गया तो थोड़ा सा तो उसके लिए रिजेक्ट कर दिए। तौलाने में क्या दिक्कत आती है? तौलाने में सब कोई यहाँ कोई कहने पे कोई तो सुनता नहीं है, बहुत समस्या है। ट्रक को पहले घुसा दिया जाता है, टाली को बाद में? ट्रक तो पहले हमेशा घुसाते हैं लोग। टाली को 1 ठो टाली खाली करते हैं, 2 ठो तो 1 ठो ट्रक खाली करते हैं और नियम है कि 5 टाली पे 1 ट्रक। अधिकारी सुनते नहीं है? कोई नहीं सुनता कुछ कहने पे। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर सरकार एक बार फिर एक्शन के मूड में आ गई है। यदि आप बाजार जा रहे हैं तो मास्क लगाना मत भूलिए, नहीं तो आपको दुकान से सामान भी नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में सरकार ने कोरोना की गाइडलाइन को लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जिसके बाद सक्रिय हुए अधिकारियों ने बाजारों में चक्रमण शुरू कर दिया है। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को निर्देशित किया गया है। जिले में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते होते देख जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है, जहां बाजार और मॉल में बिना मास्क के पहुंचे ग्राहकों को सामान देने पर रोक लगाई गई है। साथ ही उन्हें साफ सफाई के लिए भी निर्देशित किया गया है। चेकिंग पर निकले पालिका के अधिकारियों ने कहा कि बिना मास्क सामान देने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले में कोरोना संक्रमण के दस्तक देते ही प्रशासन ने शासन की ओर से जारी गाइडलाइन प्रभावी कर दी है। प्रशासन ने दुकानदारों को मास्क नहीं तो सामान नहीं के नियम का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। इसमें दुकानदार के साथ खरीदारी करने वाले ग्राहकों को भी मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। जिसे अभी देखा जा रहा था कि हर दुकान के बाहर जो है जगह जगह कूड़े जो है इकट्ठा करके वो बाहर रख दे रहे थे। जो दिन भर कहीं न कहीं कोई 12 बजे फेंक दे रहा था, कोई 2 बजे फेंक दे रहा था। हमारी नगर पालिका सुबह और शाम 2 समय टाइम सफाई करती है। जो है एक डस्टबिन रखें, जिससे क्या हो कि वो कूड़ा एक जगह भी रहे, रोड जो है साफ़ सुथरा भी रहे देखने में। तो ये जो है साफ़ सफाई अभियान एक तरह से जो है उसके लिए जो है दिशा निर्देश दिया जा रहा है सभी दुकानदारों को। मास्क भी चेकिंग किए गए? हाँ, सभी दुकानदारों को भी निर्देश किया जा रहा है कि जो मास्क पहने और मास्क जो है मास्क अगर किसी पास नहीं है तो सामान भी ना दें उनको। मास्क नहीं तो सामान नहीं, ये अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि जो है लोग कोरोना संक्रमण को जो है रोकथाम किया जा सके। जीएनपुर कोतवाली पुलिस द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में एवं आपराधिक दृष्टिकोण से राजादेपुर चौक पर वाहनों की चेकिंग की गई। 4 पहिया वाहनों पर लगे काली फिल्म को हटाया गया। इसके साथ ही वाहन स्वामी एवं राहगीरों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी गई तथा वाहन चालकों को हेलमेट का प्रयोग करने, यातायात के नियमों का पालन करने और मास्क लगाने को कहा गया। चेकिंग के दौरान जहां लोगों में हड़कंप मचा रहा, वहीं कुछ लोग रास्ता भी बदलते नजर आए। वहीं जीएनपुर कोतवाली प्रभारी दिनेश कुमार यादव ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में झंडा, बैनर, पोस्टर लगी गाड़ियों का चालान भी किया गया।
साथ ही यातायात के नियमों का पालन करने के लिए हिदायत दी गई। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये चेकिंग अभियान अनवरत जारी रहेगा। चेकिंग के दौरान 5 वाहनों का चालान काटा गया। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौहान, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव और डॉक्टर एस.के. चौधरी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा, ICU, ICCU, 24 घंटे इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, कैथ लैब एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़।